पापा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूं ना। प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी पहली पहली बार तकलीफ होगी, लेकिन फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी इस तरह की ज़िंदगी की। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाप एक भेड़िया है, बल्कि बाप के नाम पर एक कलंक है। भगवान करे ऐसा बाप किसी भी बेटी को ना मिले। जब आपको मेरे बाप की करतूतों का पता चलेगा, तब शायद आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम कामनी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने लिए आज ब्लैक कलर के कपड़ों का चुनाव किया था। वो कपड़ा बिल्कुल किसी जल परी की तरह था। मैं उसे पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती थी कि कामनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैंने बाल खोलकर आगे को किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने सर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उस कपड़े में मुझे चलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियां पार करके मैं लॉन्ज में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। लेकिन मैंने सर को झटक दिया। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात को ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने ही खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को बोला तो वो मुस्कुराए हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लग रहा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था। हम जैसे लोगों के लिए शराब आम चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों उसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। गले लगाते वक्त उनका स्पर्श गलत जगह हो रहा था और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और फिर सबके सामने उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस किया था। आज पापा ने जिस अंदाज में मुझे गले लगाया था, शायद उनका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सहम गई थी। फिर उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास ले गए और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ लेने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी। जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था, तब मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराहना दे रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे ख़ास नौकर पर गई थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था और ज़्यादातर मेरे काम वही किया करता था। किशन की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे किशन मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना ख़त्म हो जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आ गए और केक कटिंग करने का कहने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था।
सब जगह तालियां गूंज उठी थीं। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही सब कर रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैडम साहिबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं अपनी खुशी में मगन थी। अचानक से पलटी। किशन ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो फौरन ही जमीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता इससे पहले ही मैंने थाम कर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वो और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तो तोहफा ही है, मैं इसे ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी फूल सी बच्ची हो। तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशन को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी थी। पापा ने आज से पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किशन को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशन ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वो किशन का कत्ल ही कर देते। मैंने फ़ौरन ही वो तोहफ़ा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझ में इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की ही तरफ लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने मासूम किशन को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशन की एक माँ है और 2 बहनें हैं। वो बहुत मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत थी। वो अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ ही दिन में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, लेकिन वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर किशन के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरे कॉलेज की सहेलियाँ भी आ गई थीं, जिनके साथ मैं मगन हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया? पापा ने केक भी कटवा दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सब मेहमान और रिश्तेदार घर से जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के अंदर अजीब सी हरकतें देखी थीं। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन्ज में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्य हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो, जितना मैं सोचती थी। इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोच कर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया है आपको? कब से देख रही हूँ आप मुझे बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सर को हल्के से हिलाकर बोले, तुम एक काम करो,
आराम करने के लिए कमरे में अंदर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ, तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती, उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, ख़ास करके अपने बाप से, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या समझती, उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कि कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। मुझे अपने पापा से भला क्या ख़तरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वो जो भी था, मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही और फिर ये सोचकर सर को झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरा बर्थडे था, यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब मैंने होश संभाला था, तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वो अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस जाने की ज़िद करती थी, तो वो साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर पर रहा करो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो ये यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो। अभी पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन है एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थीं जो हमारे घर की नौकरानी थीं। उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे, जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वो मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं देते, अपनी सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आएं, लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, रात गहरी होती रही, लेकिन पापा का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया था, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी थी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर खुद पर लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी। वो मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया था। वो मुझे देखकर हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम साहब बताइए। मैं सो गया था, दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है।
वो टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा और सर को ना में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि पापा कहाँ पर हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं नींद आ रही, बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने के लिए। उनका कहना है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हैं। जबकि मैं गुस्से में बोली, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मालकिन लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि क्या फिर किशन पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे में अंदर चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक से पापा की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, यानी कि पापा आ गए थे। मैंने सुकून का सांस लिया और फौरन उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक पापा ही आए थे और वो चौकीदार से कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी। मैं फौरन ही 2 कदम पीछे हट गई। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वो मुझे जागता हुआ देख लेते तो यकीनन वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते। इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। पापा अब आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी सालगिरह को बीते हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरी मामूली ज़िंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना और थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने कंप्यूटर पर बैठी कुछ काम कर रही थी जब अचानक अम्मा जी कमरे में आईं और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही है मेरी लाडो बेटी। उनका अंदाज हमेशा ममता से लबरेज होता था, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं टोका था। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बस अम्मा जी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिए कि नंबर अच्छे आएँ। वो फौरन मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस देते हुए बोली, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चलें। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई। बाबा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब जी चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्तों के साथ घूम फिर आती थी। कुछ लेना होता था तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। अब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए कहना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए आराम से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन ही मेरे पास होंगे कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेजी मुझसे मत बोलो, तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया। मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। वो अधिकार जताते हुए बोली और वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वो इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगी। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए।
मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था। मैं बाहर आई तो अम्मा जी सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थीं। मैंने पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहा। फौरन ही ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं अम्मा जी के साथ पीछे बैठ गई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आप बताइए कहाँ जाना है और क्या ख़रीदना है आपको। वो फ़ौरन से बोली, मैंने अपनी लाडो को तोहफ़ा नहीं दिया था। मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है। चलो मैं तुम्हें तोहफ़ा दिलाऊंगी। हम मार्केट चलते हैं जो घर के करीब ही है। जबकि मैं उनके प्यार पर बहुत मुस्कुराई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा हैं। मुझे किसी तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है। और रही बात सालगिरह की तो दिन निकल चुका है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वो बोली, सही बात है, हम तो नौकर हैं इसलिए तुम हमारा तोहफ़ा नहीं लेना चाहती। किसी और की तरह तुम मेरा तोहफ़ा भी फेंक दोगी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा तो लाल हो गया था और मैंने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफ़ा दिलाना है मुझे दिला दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोलकर मैंने ड्राइवर को आदेश दिया और करीबी मार्केट की तरफ ले जाने के लिए कह दिया। कुछ पल की दूरी के बाद हम मार्केट पहुंच गए थे। अम्मा जी अपनी शॉपिंग में मगन हो गई थीं और मैं अपनी शॉपिंग में। काफ़ी अरसा हो गया था मैं मार्केट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं मगन अंदाज में अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। किसी की नज़रों की तपश मुझे लगातार अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैंने बेमन मुंह घुमाकर देखा लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मैंने अपने ख्याल को झटककर आगे बढ़ गई और अपने लिए चूड़ियां लेने लगी, मगर अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फ़ौरन पीछे की तरफ देखा, वहां किशन खड़ा था। उस समय वो ब्लैक पैंट और शर्ट में था और काफ़ी आकर्षक लग रहा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई कि वो इतना बदल गया है। मुझे कुछ लम्हे लगे उसे पहचानने में, वरना आम तौर पर मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही तो बीते थे उसे नौकरी से निकाले हुए। वो मुझे देखते हुए बोला, कैसी हैं मैडम, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने हैरानी से किशन को देखा कि वो किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। हालांकि वो मुझे मैडम साहिबा या मालकिन कहता था। मैंने सिर को हल्के से झटक दिया और उसे देखते हुए बोली, हाँ किशन, मेरी तबीयत भी ठीक है और हालात भी। तुम बताओ तुम कैसे हो? उस दिन पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पापा को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो थोड़ा, मैं कुछ और कहती इससे पहले ही वो बोला, काफ़ी दिनों से आपका पीछा कर रहा था, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आपके साथ गार्ड्स भी होते थे और आप व्यस्त भी रहती थी, लेकिन आज शायद आप फुर्सत से शॉपिंग करने आई हैं। मैंने सर को हल्की झलक दी जब वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने वो तोहफ़ा खोला जो मैंने आपको दिया था? उसके अचानक सवाल पर मैं झेंप गई। मेरे पास खूब धन दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत साधारण स्वभाव की थी। मैं किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती थी, बल्कि हर किसी को अहमियत देती थी और किसी को कमज़ोर नहीं समझती थी। मैं किशन को देखते हुए बोली, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। माफ़ी चाहती हूँ, दरअसल उस समय अफरा तफरी ऐसी हो गई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर मैं अभी देखूंगी, तुम परेशान मत हो, और इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। यकीन मानो मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैं ज़रूर आज जाकर देख लूँगी कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए बेहतर होगा मैडम कि जल्द से जल्द उस तोहफे को देख लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे तोहफे के डब्बे के नीचे एक नंबर होगा, उस पर कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ये कहते ही वो अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया।
मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया था। हम जिस मार्केट में आए थे वो मुझे पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा जी की खुशी की खातिर यहाँ आने में राहत जानी। अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गईं और मेरी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोलीं, माफ़ करना, देर से तोहफा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना बहुत दिल से लिया है तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर उनसे वो बैग ले लिया और उन्हें देखते हुए बोली, अगर कुछ और ख़रीदना है तो आप ले लीजिए, पे मैं कर दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे देखकर ना में सर हिलाते हुए मेरा हाथ थाम गईं और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ चल पड़ीं। हालांकि मुझे भी 2-4 चीज़ें खरीदनी थीं जो मुझे पसंद आई थीं, लेकिन किशन ने बात ही इस किस्म की कर दी थी कि मेरे दिल में अब जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर उस तोहफे के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, जो मुझे एक बड़े ख़तरे से बचा लेगा। उस डब्बे के नीचे नंबर, ये सब क्या कहानी थी? मैं इस गुत्थी को अब सुलझा देना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ चुकी थी। अम्मा जी अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए चली गई थीं, जबकि मैं फ़ौरन अपने कमरे में आई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने किशन का तोहफा कहाँ पर रखा है, इसलिए मैं पागलों की तरह पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन उसका तोहफा मुझे कहीं भी नहीं मिला। अचानक ही मुझे याद आया था कि मैंने वो तोहफा एक नौकर के ज़रिए घर के अंदर भेज दिया था, इसलिए मैं एकदम नौकर को याद करने लगी थी और फ़ौरन ही मेरी आंखें चमक उठी थीं। वो नौकर अम्मा जी की ही रिश्तेदार थी। मैं फ़ौरन नीचे आई थी और रानी को आवाज़ देने लगी। मेरी 1-2 आवाज़ के बाद ही रानी मेरे सामने किसी बोतल के जिन्न की तरह सामने आ गई। मैं उसको देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली, रानी, मुझे सच सच बताओ, तुमने उस तोहफे का क्या किया था? जबकि मेरे सवाल पर रानी के माथे पर नासमझी के एक्सप्रेशन आए थे और वो मुझे देखते हुए बोली थी, क्या मतलब मैडम साहिबा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सा तोहफा और मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरी सालगिरह वाले दिन मैंने तुम्हें एक लाल रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि इसे अंदर रखवा दो। वो दूसरा तोहफा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर से एक साया सा लहराया था। वो मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने यही सोचा कि इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, लेकिन हम लोग डर गए थे, इसलिए हमने पता नहीं कहाँ रख दिया, हमें भी याद नहीं आ रहा। लेकिन इतना याद है कि हमने वो तोहफा किचन में या फिर लॉन्ज या ड्राइंग रूम में रखा था। हम फ़ौरन ढूंढ देते हैं, वो बहुत ही सलीके से बोली थी, जबकि मैंने सर हिलाकर उसके साथ वो तोहफा ढूंढना शुरू कर दिया था। उस तोहफे में एक गहरा राज था जो अब मुझे जानना था, और यही चीज़ मुझे टेंशन में डाल चुकी थी। मैं और रानी थोड़ी ही देर में लॉन्च भी बिखेर चुके थे, लेकिन कहीं भी हमें वो तोहफा नहीं मिला। मैंने गुस्से से रानी की तरफ देखा, जबकि वो फ़ौरन बोली, मैडम साहिबा, मैं किचन में देख लेती हूँ, शायद वहाँ पर हो। और मैं फ़ौरन ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरे लबों पर बस एक ही बात थी कि वो तोहफा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आखिर पता तो चले कि उस तोहफे में ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। मैं ड्राइंग रूम में ही छान रही थी जब अचानक मुझे एक ड्रॉअर में एक तोहफा मिल गया। मैंने फ़ौरन खुदा का शुक्र किया और रानी को मना कर दिया कि अब मत ढूंढो, मुझे मिल चुका है। मैं वहीं बैठकर उस तोहफे को खोलने के बारे में सोच रही थी। वो तोहफा एक मामूली से रैपर में लिपटा हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिल में डर भी जागा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जान बचा सकता है, जो मुझे एक ख़तरे से दूर कर सकता है। यही बातें मुझे अजीब कश्मकश में डाल रही थीं। चंद पल वहीं बैठकर उसे बंद तोहफे को देखती रही और फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर पापा का कोई कैमरा भी हो सकता था। उसके अल्फाजों से साफ जाहिर था कि जो भी मामला है वो पापा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर मैंने वो रैपर खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला, उसके अंदर एक ख़त मौजूद था। मेरे माथे पर बल आए, आखिर इस खत के अंदर क्या है
और फिर जब मैंने वो ख़त निकालकर पढ़ना शुरू किया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मेरी रूह तक कांप गई। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने वो डब्बा अपने हाथ में ही ले रखा था, क्योंकि मुझे याद था कि उसने कहा था इस डब्बे के पीछे एक नंबर मौजूद है। मैं वो डब्बा हाथ में थामकर नीचे आई थी। जो भी मामला था लॉन्ज और बेसमेंट का ही था। मुझे इन दोनों जगहों पर ही शक था और इस खत में भी इन दो जगहों का ही जिक्र किया गया था। मैं लॉन्ज के कदरे कोने वाले हिस्से में आ गई और जब मैंने अपना पाँव ज़ोर ज़ोर से कोने वाले फर्श पर मारा तो मुझे लोहे की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैंने सब कुछ सोचकर आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने बाप से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं अभी इस जगह को खोल कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से नौकर मौजूद थे। मेरा इरादा अब बेसमेंट की तरफ जाने का था, लेकिन मैं अभी दिन के वक्त नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब लोग जाग रहे थे और मैं नज़रों में आ सकती थी। इसलिए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने अपना सर थाम लिया था। उस खत के अंदर जो लिखा था वो ये था, मैं किशन हूँ, लेकिन मैं एक खुफिया एजेंसी से आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। हम आपके बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे फ़ौरन ही आपके यहाँ बतौर नौकर भेजा गया है। जिसे आपके पापा ने चुना था, हमने उसे रास्ते से हटा दिया था, यानी उसे ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे समझाकर दूसरी नौकरी दिलवा दी थी। उसकी जगह मैं आ गया था, आपके पापा के साथ रहने की कोशिश करने लगा था। तब कहीं जाकर मुझे सारा मामला समझ आया। दरअसल आप अपने बाप की संतान नहीं हैं, आपको गोद लिया गया है। आपके पापा कभी बाप नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बेटी बना लिया। आपके पापा का काम बहुत ही ख़तरनाक है। वो लोग अगवा करते हैं, ख़ास करके लड़कियों को, और फिर उनके अंग निकाल कर बेच देते हैं। ज़्यादातर लड़कियां बेसमेंट में होती हैं और जब उनका कत्ल हो जाता है तब उन्हें दफना दिया जाता है, और ज़्यादातर लड़कियों को आपके लॉन्च के उस कोने में मौजूद एक जगह पर फेंक दिया जाता है, जो बिल्कुल एक टैंक की तरह अंदर की तरफ बना हुआ है, ताकि ना किसी को पता चले और ना ही कोई सबूत मिले। अगर आप मेरा साथ देना चाहती हैं और अपने बाप को बेनकाब करना चाहती हैं तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने बाप को बेनकाब नहीं करेंगी तो कुछ दिनों बाद आपका सौदा भी हो जाएगा। आप जब पार्टी में गई थीं तब ज़्यादातर क्लाइंट बाहर से आए थे। उन सब के सामने आपको ले जाया गया था ताकि वे लोग आपको पसंद कर लें। आपको मारा नहीं जाएगा, ना ही आपके अंग निकाल कर बेचे जाएंगे, बल्कि आपको ऐसी जगह बेच दिया जाएगा ताकि आपके शरीर का इस्तेमाल करके अमीर आदमी लज्जत हासिल कर सकें। दुनिया में यही मशहूर है कि आप राजवीर खुराना की बेटी हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हैं। ये बातें मेरे दिमाग बंद करने के लिए काफ़ी थीं। सबसे पहले मैं बेसमेंट चेक करना चाहती थी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती। किशन की बात सही थी। पार्टी के दौरान मुझे कई बार अपने वजूद पर गहरी निगाहें महसूस हुई थीं और अपने पापा का स्पर्श भी गलत महसूस हुआ था, लेकिन मैं हमेशा अपना सर झटक दिया करती थी कि कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गलतफहमी है। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है शायद इसी वजह से सब मुझे देख रहे हैं, मगर कुछ तो अलग था। और अब लॉन्च के अंदर उस जगह से आवाज़ आना इस बात की निशानी थी कि पापा कुछ तो कर रहे हैं। अब रात धीरे धीरे गुजरती चली गई थी। जैसे ही शाम के साए ढले, तमाम मुलाजिम अपने क्वार्टर में चले गए थे। सिर्फ एक चौकीदार और कुछ गार्ड्स ही मौजूद थे, जिनका ध्यान बेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत एहतियात के साथ करीब 11 बजे के बीच अपने कमरे से निकलकर बेसमेंट की तरफ रुख किया। मुझे बस एक ही डर था कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जा न हो जाए। मेरे लबों पर सिर्फ एक दुआ थी कि पापा भी न आएं, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त कोई देख लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। मैंने बहुत एहतियात से वो रास्ता पार किया। जब मैं बेसमेंट के करीब आकर उसके दरवाजे को देख रही थी
तो चंद सेकंड के लिए मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ी रही। न जाने क्यों मुझे वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर लड़कियां मौजूद हैं। मैंने अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ाए। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कोई मुझे देख न ले, और जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बड़े ताले से बंद कर दिया गया था। मेरी नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि बाबा ने अगर अंदर लड़कियां रखी होंगी तो वो यहाँ से गाफिल नहीं हो सकते। मेरे फौरन एक छोटी सी झुर्री से अंदर झांका था और किशन की बात सच साबित हो गई थी। पापा बाकी लड़कियों को अगवा करके बेसमेंट में रखे हुए थे। कुछ लड़कियों को शारीरिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आगे भेजा जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस हद तक जा सकता है। पैसों की लज्जत इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर देती है। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि मेरे बाप ने मेरा ही सौदा कर दिया था। बेशक मैं उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था, मुझे प्यार दिया था, मुझे हर ऐशो आराम और माला माल रखा था जो एक पिता अपनी औलाद को देना चाहता है। मैं अपने कमरे में आकर अपने पापा के बारे में सोच रही थी। अगर उस समय मैं स्वार्थी हो जाती, उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती, तो मुझ पर लानत थी। मैं भी तो एक लड़की थी और मेरी जान को भी खतरा था। अगर मैंने किसी और से संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी, और बेसमेंट में मौजूद वो मासूम लड़कियां भी जान की बाजी हार सकती थीं। मैंने थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं फ़ोन कर देती तो मुझे गवाही देनी थी और इसके बाद पापा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मेरी गवाही बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं उनकी संतान थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई नहीं समझ सकता था। कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उस नंबर पर फ़ोन डायल कर दिया। मेरे पहली बेल पर ही कॉल उठाई गई। सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे सारी स्थिति से अवगत करवा दिया था और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। जब किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद वो पूरी फोर्स के साथ हमारे घर आ पहुँचे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊंगी। मुझे आज समझ आया था, मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन कुछ तन्हाई इंसान को इतना समझदार बना देती है कि वो अपनी ज़िंदगी को संवार लेता है। किशन ने फ़ौरन ही पापा को अरेस्ट करवा दिया था, जबकि पापा मुझे बेयकीनी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस हद तक पहुंच गई जिस हद से पापा मुझे हमेशा दूर रखते थे। फ़ौरन ही उन्हें जेल कर दिया गया था, और जब मैंने गवाही दी तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। पापा का ज़्यादातर पैसा हराम का था, इसीलिए उन सभी पैसों को भी मैंने चैरिटी में दे दिया था, क्योंकि पापा के बाद उनका वारिस मैं ही थी। मैंने बस अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अपने पास पैसे रखे थे और उससे कारोबार शुरू किया था और दिल लगाकर उसमें मेहनत करने लगी थी। कभी कभी मुझे मेरे पापा याद आते हैं, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती हैं तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसकी माफ़ी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए सबसे बड़ा हाथ किशन का था, जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं उसे एक अच्छा दोस्त भी मानती हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने अपने पापा के साथ ठीक किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे मौसा जी 55 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वो थे तो 55 साल के, लेकिन अभी भी वो नौजवानों की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वो मौसी से बेहद प्यार करते थे और मौसी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मौसी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। फिर मैंने देखा कि मौसी कमरे से निकलने के बाद लंगड़ा कर चल रही है। मुझे तो मौसी की ऐसी हालत देखकर बहुत हैरानी होती थी।
मैं सोचती थी कि मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी जी इस तरह लंगड़ा कर चल रही हैं। एक दिन मौसी की तबीयत खराब हो गई तो मौसी ने कहा कि बहू, तुम अपने मौसा जी को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब मौसी सो गई तो मैं मौसी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मौसा जी को दूध देने चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मौसी समझकर पूरी रात मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मेरा नाम संजना है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ और अभी मैं 22 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप की 2 ही संतान थे, मैं और मेरा बड़ा भाई विजय। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश थे। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी। जब से घर में मेरी भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी और मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वो जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आते। ये सब देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम राजीव है, लेकिन उसके माता पिता नहीं हैं। उसे उसके मौसा और मौसी ने अपने बेटे की तरह पाला है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने सजने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की भावनाएं काफ़ी अच्छे से समझ आती थीं। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मेरे पापा ने झटपट से मेरी शादी तय कर दी और 1 महीने में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मौसा मौसी भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। सारी रस्में ख़त्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहाग रात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। यह शादी का एक यादगार दिन होता है। मैं यही सब सोचकर घबरा रही थी। थोड़ी ही देर में मेरा पति राजीव मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वो कहने लगे कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा जैसा जीवन साथी मुझे मिला है। पता है संजना, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से मुझे मेरे मौसा और मौसी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मौसा और मौसी जी की कोई अपनी औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति राजीव कहने लगे कि मेरी मौसी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मौसा जी मौसी का बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मौसी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मौसा फ़ौरन मौसी जी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मौसी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त तो मौसा जी को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मौसी को किसी भी तरह से बचा लें। उस वक्त मौसी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरी मौसी और मौसा काफ़ी दिनों तक नहीं निकल पाए थे, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दे रहे हैं। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं अपने मौसा मौसी का एहसान कभी नहीं भुला सकता। इतना कहते कहते मेरे पति राजीव की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत हो, मैं भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
उस वक्त उनकी इस सब बातों से ज़्यादा मुझे अपने जज्बातों का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुजारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगे और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर में राजीव मुझसे दूर हो गए। वो 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। राजीव मुझे वो संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से होनी चाहिए। राजीव फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक मायूसी लिए बिस्तर पर करवटें बदलती रही, इसी कश्मकश में कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मौसा जी घर में ही कसरत कर रहे थे। मैं ये देखकर हैरान थी कि मौसा जी 55 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में मैं चाय बनाकर मौसा जी को देने चली गई। मौसा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मौसी कहाँ हैं? वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा वो अंदर ही हैं और कुछ काम कर रही हैं। मैं जब गौर करने लगी थी कि मौसी जहाँ कहीं भी होती थी, मौसा जी वहीं पर पहुँच जाते थे और मौसी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। मौसी कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मौसा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपनी पत्नी के साथ ये सब करता है, राजीव भी यही सब करता होगा। मौसा मौसी की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश राजीव भी ऐसा होता। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मौसा जी के कमरे से मौसी की अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी राजीव को उकसाने लगी, लेकिन वो इतना गहरी नींद में था कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टियां अब ख़त्म हो गई थीं। दरअसल मेरे पति राजीव शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करते थे। वो घर पर महीने के आखिर में ही आते थे। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी और थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं ये सोचने लगी कि मौसी कितनी खुशकिस्मत है जो अभी तक मौसा जी इस कदर प्यार करते हैं, और एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वो मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मौसी जब भी उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब ये दर्द मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कब ये थकता भी है या नहीं। वो हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि ये कमर का दर्द कब ठीक होगा। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी ऐसी बातें करती है। अगली रात फिर से मौसी के कमरे से वही आवाज़ आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसी खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांकने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था जिसे देखकर मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये बात मौसा जी को पता न चल जाए। अगर उनको पता चल गया कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वो सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मौसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो अपना सर पकड़कर यही कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है।
उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मौसी ने मुझसे कहा कि बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मौसा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम उनको दूध दिया ना। इतना सुनना था कि वो वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मौसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मौसा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मौसा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। मैंने अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि मौसी भी ऐसे ही घूंघट डाले रखती थी। उस वक्त मैंने बिल्कुल ही मौसी की तरह अपना हुलिया बना दिया था और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैंने झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नज़र न आए कि मैं हूँ। फिर वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करने लगे जैसे मौसी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू न कर सकी और वो सब होने लगा। जब मौसा जी सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मौसी की हालत ऐसी क्यों रहती है। इसका अंदाज़ा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद के आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाली खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसी को अभी भी तेज़ बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर रखने लगी। तभी मौसा जी भी वहाँ आ गए। वो पूछने लगे कि बहू अब मौसी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मौसा जी मुझे गौर से देख रहे थे। इससे पहले तो वो कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात इनको पता ना चल गई हो कि मौसी की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं ये बात मौसा जी को पता न चल जाए तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो मौसी ने फिर से कहा कि बहू जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे मौसा के कमरे में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए तुम मौसा को दूध दे आना, नहीं तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मौसी की ये बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह से खुश हो गई थी। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वही मज़ा लिया जाए। देर रात जब मौसी सो गई तो मैं दूध का गिलास लेकर मौसा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। मौसा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन मौसा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मौसी की जगह तुम थी। फिर मैंने मौसा जी से कहा कि अगर आपको मालूम था तो फिर आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। मौसा जी कहने लगे कि बहू मुझे पता है कि राजीव से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही ये बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब बातों की बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तो तुम माँ कैसे बनोगी। मौसा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं ये बात राजीव को और मौसी जी को पता न चल जाए तो मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैंने उन सब बातों को अलग कर दिया और मौसा जी के साथ अपनी खुशियाँ बांटने लगी। उस रात भी जब मौसा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो ये रोज़ रोज़ होने लगा। मैं भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। मौसा जी भी जैसे हर रात को मेरा इंतज़ार करने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति राजीव घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति राजीव भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि राजीव अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर वो गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी
और फिर सोचने लगी कि मौसा जी के पास ही चली जाऊं। लेकिन राजीव थे, जिसकी वजह से मैंने किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो राजीव बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ और अब मैं 3 दिन के बाद ही वापस आऊँगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और फिर से रात का वो मंज़र, उसी के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मौसी सो गई तो मैं मौसा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मौसा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वो शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज़्यादा थी। मौसा जी के साथ बिताए गए पल मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक थे। लेकिन इसी खुशी के साथ एक बात भी मेरे दिल में थी कि अगर ये राज खुल गया तो क्या होगा। ये सब सोचते सोचते मैं अपने कमरे में वापस आ गई और नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मौसी की तबीयत थोड़ी और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैंने उनकी देखभाल शुरू की और मौसा जी भी परेशान दिख रहे थे। मौसी की तबीयत के चलते मैंने मौसा जी से कुछ दूरी बना ली थी ताकि किसी को शक न हो। मौसा जी भी इस बात को समझते थे और उन्होंने भी इस दौरान कुछ नहीं कहा। मौसी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक मौसी ने मुझसे कहा, बहू, मैं जानती हूँ कि मेरे और तुम्हारे मौसा जी के बीच जो कुछ भी हो रहा था उसे तुमने देख लिया है। मुझे तुम पर शक था, इसलिए मैंने कई बार तुम्हें आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मौसी की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मौसी ने मुझे बिठाया और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि राजीव तुम्हें खुश नहीं रख पाता और तुम अंदर ही अंदर घुटती रहती हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तब आती है जब तुम अपने मौसा जी के साथ होती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा जीवन दुख में कटे, इसलिए मैंने ये सब होने दिया जो तुम्हारे और तुम्हारे मौसा जी के बीच हो रहा था। मौसी की बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, मौसी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मौसी ने मुझे गले लगाकर कहा कि नहीं बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हर किसी को खुशी पाने का हक है। तुमने तो मेरे दुख बांटे हैं, तुम खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। उस दिन के बाद से मेरी और मौसी की बातों में एक नई समझ आ गई थी। मौसा जी भी अब हमारे रिश्ते को लेकर सहज हो गए थे, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी और समझ के साथ राजीव को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगी और हमारा जीवन इसी तरह चलता रहा। कई महीने बीत गए। मौसी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और राजीव का भी तबादला शहर में ही हो गया। अब वो घर पर ज़्यादा समय बिताने लगे। हमारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता आ गई थी। मैं भी अपने जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव करने लगी थी। मौसा जी और मेरा रिश्ता अब भी वही था, लेकिन एक समझदारी और गहराई के साथ। हमने अपने जीवन के उस पहलू को स्वीकार कर लिया था और आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। हमारे जीवन में अब कोई छुपाव या डर नहीं था, सिर्फ एक गुप्त समझ और संतुष्टि थी। और इस तरह मैंने अपने जीवन में उस खुशी और संतुष्टि को पा लिया था जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जवानी की दहलीज पर अभी ताज़ा ताज़ा कदम रखा था उसने। उसे क्या मालूम था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वो गरीब थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। गरीबी के चलते वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी करती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। शहर से दूर बस रही कॉलोनी में एक शानदार कोठी बन रही थी। मिक्सर मशीन की तेज आवाज के बीच में मजदूर काम में लगे हुए थे। उनमें से जवान और अधेड़ उम्र के आदमी और औरतें थीं। उनमें से जवानी की दहलीज पर खड़ी एक लड़की भी थी। वो सर पर ईंट ढोने का काम कर रही थी। तराई भी हो रही थी, इसलिए उसके गीले बदन से जवानी झांक रही थी। बनते हुए मकान के सामने ठेकेदार खड़ा होकर उस जवान लड़की की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी जल्दी काम करो। ठेकेदार के पास ही मकान मालिक खड़ा हुआ था, जो बहुत बड़ा अफसर था। ठेकेदार को उम्मीद थी कि साहब उसे दूसरे कामों के ठेके भी दिलवाएगा,
इसलिए उन्हें खुश करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। ठेकेदार ने मकान मालिक की तरफ देखा तो उसको जवान मजदूर लड़की की तरफ देखते हुए पाया। मकान मालिक ने सबको सुनाकर जोर से कहा, मकान की तराई अच्छी तरह से करना, तभी मकान मजबूत होगा। ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें साहब, इस काम में मैं अच्छी लड़की को लगाऊंगा। ठेकेदार ने काम की देखभाल करने वाले सुपरवाइजर को इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सुपरवाइजर ने सहमति से सर हिलाया। उसने जाकर ईंट ढोती हुई लड़की को कहा, आज से मकान की तराई का काम तू करेगी। ये सुनकर वो मजदूर लड़की खुश हो गई, क्योंकि तराई का काम सबसे हल्का होता है। उसने तुरंत ईंटों का तसला नीचे रखकर पानी का पाइप उस मजदूर लड़के से लेकर दीवार के प्लास्टर पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। मकान मालिक ने 500 का नोट निकालकर सुपरवाइजर को दिया और मजदूरों को नाश्ता कराने को कहा। वो तराई करने वाली लड़की का ध्यान रखने को कहकर उस लड़की को देखने लगा। किसी भी मजदूर लड़की को फंसाने का ये एक अच्छा तरीका था कि उसे हल्का काम देकर, खासकर मकान में तराई का काम दिया जाता था। ये एक जाल होता था जिसमें जवान मजदूर लड़की के फंसने की उम्मीद ज्यादा होती थी। मिक्सर मशीन में सीमेंट, रेत, पानी और वाटरप्रूफ केमिकल की मिक्सिंग के साथ कितनी गरीब मजदूर लड़कियों की इज्जत भी मिक्स हो जाती थी, और ये आलीशान मकानों में रहने वालों को पता भी नहीं चलता होगा। दुनियादारी को कुछ समझने और कुछ ना समझने वाली लड़की खुशी खुशी तराई का काम कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि ठेकेदार और मकान मालिक उस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। उस मजदूर लड़की को रोजाना चाय नाश्ते की खास सुविधा और काम के बीच में बैठकर आराम करने की छूट मिली हुई थी। और काम भी क्या था, पानी का पाइप पकड़कर दीवारों और फर्श पर दिन में 3 बार पानी से तराई करना। ठेकेदार और मकान मालिक को कोई जल्दी नहीं थी। वो जानते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। 1 हफ्ते बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला बनते मकान के किसी सूने कमरे में तराई करती उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। लड़की चौंकते हुए डरकर पीछे हट गई। उसने मकान मालिक की आंखों में ऐसा कुछ देखा जो उसे ठीक नहीं लगा। पानी में भीगा उसका बदन ठंड और डर से कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पानी का पाइप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर बह रहा था। उसने कमरे से निकलने की कोशिश की, पर दरवाजे के उस कमरे में निकलने के रास्ते पर मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तू अपना काम कर। कहते हुए वो बाहर निकलकर ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने असहमति से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार था। उस दिन सभी मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिलता था। सुपरवाइजर ने सभी मजदूरों को उनकी हाजिरी के हिसाब से रजिस्टर पर दस्तखत कराकर या अंगूठा लगवाकर पैसा दे दिया। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सोमवार को सभी मजदूर काम पर आ गए थे। वो लड़की भी डरी डरी सी काम पर आई थी। काम शुरू होते ही रोज की तरह उसने पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की, सुपरवाइजर ने उसे मना करके ईंट ढोने और दूसरे भारी कामों पर लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पर डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जाने लगी थी। जवान मजदूर लड़की परेशान होने लगी थी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई करने का काम किया था। उसे ईंट ढोने जैसा भारी काम करना अब अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान उसने अधेड़ उम्र की पुरानी मजदूर, जिसे सब मौसी कहते थे, उससे जाकर अपनी समस्या बताई और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई का काम मिल जाए। उस अधेड़ मजदूर की बात ठेकेदार मानता था। वो कई सालों से उसके साथ काम कर रही थी।
और काम करने में भी बहुत तेज थी। उसने लड़की से कहा, मैं ठेकेदार से बात करूंगी। दिन भर काम करने के बाद घर जाकर वो लड़की थककर चूर हो गई थी। वैसे भी उसने भारी काम कई दिनों बाद किया था। बीच में उसे कमर सीधी करने का मौका भी नहीं मिला था, पर उसे भरोसा था कि मौसी अगर कहेगी तो उसे तराई का काम फिर से मिल जाएगा। इसी तरह काम करते हुए 5-6 दिन हो गए थे। भारी काम करते करते लड़की परेशान हो गई थी। बीच में चाय, नाश्ते और आराम की सुविधा भी खत्म हो गई थी। ठेकेदार और मकान मालिक में गजब का सब्र था और अपने आप पर यकीन था कि दूसरा तरीका कामयाबी दिलाएगा। शनिवार को मजदूरों का पैसा बंटने का दिन आ गया था। सुपरवाइजर ने रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर रुपये उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार नाराज हो रहे हैं कि इस लड़की को हटाकर दूसरी लड़की को काम पर लगा दो। मैंने अभी तो उन्हें मना लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद काम से हटाने की धमकी से उस लड़की को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। गरीबी और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत आ सकती थी, इसलिए उसने मौसी से एक बार और उसके घर जाकर मिलने का सोचा। रात को खाना खाकर वो सीधा पास की झुग्गी बस्ती में रहने वाली मौसी के घर गई और जाकर उनसे कहा कि ठेकेदार ने काम से निकालने की धमकी दी है। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, देख बेटी, हम गरीब मजदूर हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता ही है। मेरे साथ भी हो चुका है। ये ठेकेदार नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा, या साहब नहीं होगा तो कोई दूसरा साहब होगा। तेरी किस्मत और हिम्मत हो तो अपने आप को बचा ले, या काम से बचना है तो जो वो चाहते हैं कर दे। मौसी ने अपने ब्लाउज से 1,000 का नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, ये ठेकेदार ने दिया है और कहा है कि तू चिंता मत कर, वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। 1,000 का नोट जोर से पकड़कर वो लड़की चुपचाप अपने घर आ गई। उसे देर तक नींद नहीं आई। ठेकेदार द्वारा आराम का काम देने और मकान मालिक द्वारा रोज स्वादिष्ट नाश्ता कराने की याद में उसके मुंह में पानी आ गया था। वो सोचने लगी कि किस तरह ज्यादा मेहनत करने से रात को उसका बदन थककर चूर हो जाता है। उसने अपने आप से कहा कि इतनी मेहनत का काम मैं कैसे और कब तक करूंगी। फिर उसे मौसी की बात याद आ गई कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है जब वो जवान थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सो गई। दूसरे दिन रविवार था। आज वो निश्चिंत और बेफिक्र थी। मौसी भी उससे मिलने आई थी। उसने उनसे खूब हंस हंस कर बातें की। मौसी समझ गई कि उनका काम हो गया है। उन्होंने शाम को ही ठेकेदार को खबर कर दी कि लड़की ने 1,000 रुपये ले लिए हैं। दूसरे दिन सोमवार को वो लड़की नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार होकर काम करने निकली। साइट पर सब उसे देखने लगे। सुपरवाइजर ने भी हल्की मुस्कान से उसे देखा, क्योंकि साहब लोगों के बाद बची हुई मलाई पर उसे भी मुंह मारने का मौका मिलने की उम्मीद थी। मौसी ने ठेकेदार को जो बताया था उससे उसे लग रहा था कि बड़े साहब आज खुश हो जाएंगे। वो उनका ही इंतजार कर रहा था। साहब दफ्तर से बीच में कोठी का काम देखने आने ही वाले थे। सुपरवाइजर ने उस लड़की को ऊपर के कमरों में, जिनका प्लास्टर हो गया था, तराई करने को कहा। वो ऊपर जाकर पाइप उठाकर तराई का काम करने लगी। बालकनी से उसने साहब को कार से उतरते हुए देखा। ठेकेदार तेजी से उसके पास आ गया और ऊपर देखते हुए वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। काम की रफ्तार बढ़ गई थी। मिक्सर मशीन का शोर भी तेज था। लड़की भी दीवारों पर पानी की तराई कर रही थी। थोड़ी देर बाद ठेकेदार उसी कमरे में आ गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चल जरा स्टोर रूम में एक काम है। लड़की ने मजबूत आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि क्या काम है, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगी। उसने तुरंत पानी का पाइप नीचे पटका और साड़ी के पल्लू से 1,000 का नोट निकालकर उसे वापस करते हुए कहा, ठेकेदार साहब, काम जितना मर्जी करा लो, आज से मैं तराई का काम नहीं करूँगी। तुम कहोगे तो 2 मजदूरों के बराबर काम करूँगी।
लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। इतना कहकर वो नीचे उतरकर सुपरवाइजर से कहने लगी, मैं तराई का काम नहीं, ईंटें ढोने का काम करूंगी। इतना कहकर उस लड़की ने तसले में ईंटें भरनी शुरू कर दी और अपनी इज्जत बचा ली। सलाम है उस गरीब मजदूर लड़की के लिए जिसने पैसों की जगह अपनी इज्जत को तरजीह दी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।